नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। पर अब समाचार विस्तार से। सोने मकान को लगातार चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वैशाली नगर की चौधरी कॉलोनी का सामने आया। इसमें सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जाता है कि मकान मालिक इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तभी चोरों ने मौका पाकर मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों को चोरी का पता भी पड़ोसियों को लगा, तब उन्होंने मकान मालिक को फोन कर सूचना दी। इस पर मकान मालिक के भतीजे ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वैशाली नगर की चौधरी कॉलोनी है और जो परिवार है वो इलाज के दौरान बाहर गए हुए हैं अपना इलाज कराने दिल्ली, और पीछे से कल जो तेज बारिश आई उसका फायदा उठाते हुए चोरों ने इनके घर पर हाथ साफ कर दिया है। अलमारी के ताले तोड़ दिए हैं, घर के बाहर के ताले तोड़ दिए हैं। कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पे आ चुकी है। वो आगे बताओ ना, इसमें अलमारी में क्या है सिस्टम, क्या ऊपर वाला एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर भी है जहां पर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वाला क्या कर, ये खोल लो यार, ताला लग रहा है इधर तो नहीं, यहाँ ताला है। चलिए, ऊपर का जो कमरा है वहाँ तो ताला लगा हुआ है, लेकिन जो नीचे की जगह है वहाँ पर चोरों ने खासा चोरी जो है करी है। जो घर है उसके अंदर जो कमरा है उसका पूरा सामान अस्त व्यस्त हो रखा है। परिवार फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए चोरी का अंदाजा नहीं लग पाएगा कि भाई चोरी सामान जो है क्या क्या चोरी हुआ है। पूछो एक बार कितना गया था गोल्ड या कैश कितना था, वो भी पूछो एक बार। देखिए, फिलहाल अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भाई कितना गोल्ड है, कितना जो है कैश वगैरह है, क्योंकि जो परिवार है वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए, ये अलमारी की चाबी लग रही है और शायद चाबी वगैरह यहीं रखी रहती थी, तो इन चोरों ने आराम से तसल्ली पूर्वक इस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये पेचकस है जिनसे मदद से ये जो पलंग है, पलंग के पास में जो छोटी छोटी अलमारी नुमा बनी हुई होती है उसमें उसको भी पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। एक ये दरवाजा है, इसको यहाँ से बंद करके देखिए, ये पूरा बाहर की तरफ अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पूरा ये जो पोर्शन है उनका, ये गार्डन वाला पोर्शन है, और ये जो जगह है यहाँ से वो बाहर से ताला लगा कर निकल गए थे। ताले जो हैं वो फिलहाल अंदर की ओर पड़े हैं। कितने दिन से, 3 दिन से बंद है। हाँ। बड़ी चोरी की वारदात हुई है। अरे दे, फोन ही नहीं उठा रहे। जिया जी क्या क्या पड़ा है, किस जगह पड़ा है बताओ। किस जगह नहीं पड़ा, कितना क्या था ये टायर के क्या अंदर? ठीक है, कौन सी जगह है और किस तरीके की वारदात? ये शिव सागर कॉलोनी गली नंबर 5 है। और सुबह मॉर्निंग पे और जब वॉक के लिए गए थे उस टाइम पे हमने देखा कि ये दरवाजे अगर खुले हुए थे, और जैसे ही दरवाजे खुले थे हम वापस आए तो उनको हम रिलेटिव को फ़ोन किया, और उनको फ़ोन करने के बाद भी उनको फ़ोन पे बताया कि आपके दरवाजे खुले हुए हैं। और ख़ुद जो है पर्सनली वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो दिल्ली किसी इलाज के लिए गए हुए हैं। 10 दिन से 8-10 दिन से बाहर दोनों तरफ से लॉक लगे हुए थे, दोनों ताले जो है ना खुले हुए नजर आए हमारे को। और पड़ोसी और सब नेबर जितने भी थे उन सब ने आपस में इन्फॉर्म किया उनको, और उनके रिलेशन वाले आए हैं और वो अंदर अभी चेक कर रहे हैं कि क्या अंदर से गायब हुआ है और क्या नहीं हुआ। हाँ, पुलिस अभी आई है। पुलिस अंदाजा लगाएगा अभी ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं लगा कि अंदर से क्या गया है और क्या नहीं गया है। किनका मकान है ये तोलाराम जी का मकान है और मैं उनका जस्ट नेबर हूँ। आपका नाम? मनोरधानी। कौन आया, कैसे क्या सूचना मिली? सुबह मेरे ताऊ जी जो चौधरी कॉलोनी में रहते हैं, तोलाराम जी, उनके पड़ोसी का मेरे पास फ़ोन आया था कि चाचा के घर पे चोरी हुई है। दोनों गेट खुले हुए थे, तो हैंड टू हैंड मैंने आके थाने पे फ़ोन किया। थाने से पुलिस के बाद हम जब अंदर घुसे तो लगभग बता रहे हैं मेरे चाचा की गोल्ड गया है एक तो, और करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। जी।
तो गोल्ड में कुछ एक्चुअल में चाचा बाहर है तो इसकी जानकारी मुझे इतनी नहीं है। अच्छा, कहाँ गए हुए हैं? चाचा इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं, उनकी 2 दिन पहले बाईपास सर्जरी हुई है, जी। तो परसों उनके जमाई आएंगे, जो फिर थाने पे जो भी कार्रवाई होगी। सुना पड़ा था ना? हाँ, मकान एक्चुअल में बंद था, दोनों साइड से ताले थे और ताले टूटे हुए पाए गए बाहर। कौन सी जगह है? ये चौधरी कॉलोनी, शिव सागर कॉलोनी है, चौधरी कॉलोनी है। कितने ताले टूटे हैं? करीबन 4 से 5 ताले टूटे हुए हैं और दोनों साइड से टूटे हुए हैं। पुलिस आ गई? पुलिस आई है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। आपके चाचा जी वगैरह को उसकी इत्तला दे दी? हाँ, मैंने उनको सूचना दे दी थी सुबह फ़ोन पे, जी। उनके जमाई को भी सूचना दे दी थी, तो आके परसों अब वो आएंगे, जैसी होगी कार्रवाई होगी। ठीक, आपका नाम? मैं सुनील लालवानी। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत आज नगर निगम द्वारा धोलावाटा क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर महापौर ब्रिजलता हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि आमजन गीला और सूखा कचरा संग्रहण के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि दोनों कचरों को अलग अलग एकत्रित करें। इसके अलावा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत लोगों को कपड़े का बैग इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जा रही है। इस मौके पर महापौर ब्रिजलता हाड़ा, नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोहली सहित आसपास के क्षेत्र के पार्षद भी उपस्थित रहे। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो अभी शुरू होने वाला है, तो उसके तहत हम सभी शहरवासियों को समझा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप जो है गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें, और जो घर के बाहर आपके जो कचरा ऑटो टिपर आता है उसमें ही कचरा डालें, गीला अलग डालें, सूखा अलग डालें। और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि आप जो है अपने जो घर में सब्जियां, उसके छिलके, फलों के छिलके, ये और जो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, उन सबको जो आप ना एक उसमें मटके में या किसी बाल्टी में डालकर उसको कंपोस्ट बनाएं, बाहर ना फेंकें। और ये कंपोस्ट आपके घर में ही पेड़ पौधे उगाते हैं उनमें काम आएगी। और जो कहना चाहिए सूखा कचरा है वो अलग रखें, और जो बाहर आप कचरा ना फेंकें, ये भी अपील कर रहे हैं कि गाड़ियाँ आती है, आप अपने पास डस्टबिन रखें, उसमें डालें, जैसी गाड़ी आती है उसमें डाल देवें। और साथ ही साथ ये भी अपील की है आज मैंने कि प्लास्टिक मुक्त शहर रखने के लिए सभी से अपील की है कि आप घर से जो है कपड़े का थैला लेकर निकलें और उसी में ही सामान लाएं। तो आप अगर शहरवासी पहल करेंगे इस चीज़ की, तो प्लास्टिक जो है अपने आप ही बंद हो जाएगी। और आप थैले लेके चलेंगे तो प्लास्टिक वो उसमें देंगे ही नहीं सामान। तो यही अपील की है मैंने कि आप घर से कपड़े का थैला लेकर निकलें, ताकि जो है प्लास्टिक मुक्त हमारा अजमेर हो सके। और सफाई में जो अभी रैंकिंग है उसमें थोड़ा सा उनकी रैंकिंग बढ़ सके हमारे अजमेर की, यही अपील की है अजमेर की जनता से। धन्यवाद। स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम चालू किया गया है, महापौर जी हमारे साथ हैं, महापौर जी ने सभी लोगों को समझाया और इस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि भाई गीला सूखा कचरा अलग रखें, और हमारे नगर निगम के द्वारा जो टेम्पो लगे हुए हैं उसी में कचरा डालें, इधर उधर ना डालें, नालों में कचरा ना डालें, जिससे कि जाम लग जाता है, गंदगी हो जाती है। और स्वच्छ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बीमारियां भी ना फैलेगी। और प्लास्टिक अभियान को भी दूर करने के लिए खुद से ही पहल करनी पड़ेगी, घर से एक थैला लेके चलना पड़ेगा और उस थैले में ही सामान लाएं। जब वो खुद किसी प्लास्टिक की थैली में नहीं लेंगे सामान, तो थैलियाँ अपने आप बंद हो जाएगी। तो यही अभियान के द्वारा यही समझाया जा रहा है, जिससे अजमेर एक धार्मिक नगरी है और हमारे अजमेर की रैंकिंग अच्छी आए और फर्स्ट रैंक में आए, और जिससे अजमेर स्वस्थ कहलाए। आज हमने नगर निगम प्रशासन की ओर से ये स्वच्छता का अभियान चल रहा है, जिसमें माननीय आदरणीय सम्माननीय महापौर महोदय जी और मेरे सर्कल के समस्त पार्षद महोदय यहाँ पर उपस्थित है, समस्त सफाई कर्मचारी उपस्थित है, समस्त जमादार जी उपस्थित है। हमने स्वच्छता के लिए ये पहल की है कि हम लोगों को घर घर के अंदर ये समझाएं कि कंपोस्ट कैसे होता है, कचरा गीला सूखा कैसे दिया जाता है, और प्लास्टिक जो प्रतिबंध है उसको बंद कैसे किया जाता है, कैसे आप घर से बाहर जब जाएं तो थैला लेकर जाएं अपने कपड़े का। इस तरीके से हम सफाई कर्मचारी के माध्यम से हम हर घर में हर कॉलोनी के अंदर दुकान पे हम जाएंगे। हमने ये अभियान आज से शुरू किया महापौर महोदय जी के नेतृत्व में। समस्त पार्षद महोदय जी यहाँ पे उपस्थित हैं और इन्होंने भी बोला है कि ठीक है, ये आपकी पहल सही है, ताकि जनता को हम समझा सकें कि भाई जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये स्वच्छ मिशन चलाया है, तो हम भी इसके अंदर सहयोग करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम लोग प्रशासन और हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हमारी चीज़ को एक्सेप्ट करो, मानो कि आप कचरा इधर उधर ना डालें, कचरा गाड़ी के अंदर डालो, कंपोस्ट घर में बनाओ। कैसे बनाते हैं हम बताएंगे आपको, मटके में किस तरीके से कचरे को डस्ट किया जाता है, कि खाद कैसे बनाई जाती है। इस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम कॉलोनी में जाएंगे, घर घर जाएंगे, बताएंगे। हम रोज़ 1 घंटा प्रयास करेंगे। आज हम धोलावाटा चौराहे से लेकर
ये टेम्पू स्टैंड तक महापौर साहब के घर के पीछे आयल फर्नीचर इस तरफ इस रोड से हम करेंगे, फिर कल दूसरा एरिया पकड़ेंगे। इस तरीके से हम ये सर्व समाज सेवा संस्थान राजस्थान की ओर से जरूरतमंद विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इसमें कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, रबर और अन्य सामग्रियां भेंट की गई। इसके अलावा विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर संस्था के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज हमारी सर्व समाज सेवा संस्थान राजस्थान अजमेर के अंतर्गत ज़रूरतमंद विद्यालयों के लगभग 250 बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई, जिसमें स्कूल बैग, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर और बच्चों को प्रसाद के रूप में बिस्किट इत्यादि भी वितरित किए गए। और सभी बच्चों को यह आग्रह किया गया कि लिख पढ़कर अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें और पौधारोपण, वृक्षारोपण के लिए भी सभी को प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ लोकपाल श्री सुरेश कुमार जी सिंधी, हमारी दीदी मधु देवजानी, डॉक्टर सरला देवनानी, पार्षद रमेश चेलानी, समाज सेवी रमेश चंद्र लखानी आदि सभी का सहयोग रहा। और इस कार्यक्रम में हमारे अप्रवासी भारतीय दोस्त मिस्टर हैरी वाधवानी ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और हम बच्चों से यही निवेदन करते हैं कि उन्हें पाठ्य सामग्री इसलिए दी जा रही है ताकि वो पढ़ाई में अधिक रुचि लें। आजकल के दौर में देखा गया कि बच्चे मोबाइल, कार्टून नेटवर्क, गेम्स इनमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो हमने बच्चों को आज इस कार्यक्रम के द्वारा ये समझाया कि आप मोबाइल, कार्टून्स और गेम्स इत्यादि में रुचि कम लेकर और शारीरिक जो खेल हैं उनमें रुचि लें, पढ़ लिख कर अपने विद्यालय, अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करें। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय अल्पभाषी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की व्याख्याता श्रीमती लता ठारवाणी ने अपना उद्बोधन दिया, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सभी विद्यालय जो कि हमारे यहाँ आए, राजकीय राजेंद्र विद्यालय, आर्यपुत्री विद्यालय, आदर्श स्कूल, हरिसुंदर बालिका, स्वामी सर्वानंद विद्यालय, सिंधी चांदबाड़ी विद्यालय, डिगी लोकल विद्यालय, इन सभी के बच्चे और शिक्षकों का भी हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने आकर और ये पाठ्य सामग्री हमसे ग्रहण की। सभी कार्यक्रम ये निःशुल्क है। हमारी संस्था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ घनश्याम भगत, संस्था के द्वारा साल में 4 बार ऐसा कार्यक्रम किया जाता है और पूरे वर्ष भर में ऐसे जरूरतमंद बच्चों को लगभग 5 लाख रुपए की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आज मीडिया को संबोधित करते हुए TPADL के CEO सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि आने वाले समय की बढ़ती हुई बिजली व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टाटा पावर अजमेर प्रबंधन करेगा 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च। जरूरत के अनुसार नए पावर ट्रांसफार्मर, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 33 kV की लाइन, 11 kV लाइन एवं LT लाइन के नेटवर्क का विस्तार करेंगे। साथ ही मौजूदा नेटवर्क का जरूरी दुरुस्तीकरण किया जाएगा। टाटा पावर के 7 साल पूरे होने पर आज अजमेर टाटा पावर के CEO सुनील कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर टाटा पावर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि टाटा पावर हमेशा प्रयासरत रहती है कि वे उपभोक्ताओं की समस्याओं को तुरंत प्रभाव से दूर करें। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पूर्व 2 दिन के लिए शहरवासियों को कुछ घंटे के लिए बिजली समस्या से परेशान होना पड़ा था। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेजर फॉल्ट आने के कारण टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से लंबा समय लग जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टाटा पावर द्वारा उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जिस पर सारी जानकारी फिलअप करने के बाद टाटा पावर द्वारा समस्या का निवारण भी किया जाता है। 1 जुलाई 2024 को हम लोगों ने 7 साल पूरे किए हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट है, ये 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। इस 20 साल में से 7 साल हमने पूरे किए हैं। और हमारे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जनसंपर्क अधिकारी ने एक डिटेल्ड प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें कि हमने 7 साल की उपलब्धियाँ उसमें दर्ज की हैं और आप लोगों के माध्यम से उसको मीडिया में काफ़ी कवरेज भी मिला। मुख्यतः मैं फिर से बता दूं एक बार कि जो अजमेर शहर में ऑटोमेशन पे हमने काफ़ी काम किया है, नया नेटवर्क ले करने पे काफ़ी काम किया है। करीब 500 से ऊपर हमने ट्रांसफार्मर्स नए लगाए हैं इस ड्यूरेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोगों को करीब 37.5 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना था पहले 5 साल में। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 120 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया है, जिससे कि जो बुनियादी ढांचा है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का, उसको मजबूती प्राप्त हुई है और उसके माध्यम से अजमेर के हमारे जो उपभोक्ता हैं उनकी सेवा निर्बाध रूप से करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
तो ये हमारे कुछ सर आपने जब से ज्वाइनिंग ली है तब से क्या कमियां आपको नजर आई है टाटा पावर में? अभी इनफैक्ट जैसा मैंने कहा था अभी पहले कि गर्मी का जो मौसम आता है वो हमें टेस्ट करता है, हमारी तैयारी को भी टेस्ट करता है। और इस साल भी कुछ वैसा ही हुआ कि हम लोग इतनी बड़ी एक पावर डिमांड जो बढ़ी है उसके लिए शायद तैयार नहीं थे, क्योंकि करीब 37% पावर डिमांड बढ़ गई है एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेम क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और उसको पूरा करने के लिए अभी नए ट्रांसफार्मर्स हम लगाने जा रहे हैं। करीब करीब हमारी दिल्ली से भी हमने अपने कुछ विशेषज्ञों को बुलाया है और उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी गहन चर्चा की है, सर्वे किए हैं, फील्ड सर्वे किए हैं, सिस्टम कंस्ट्रेंट्स को नोट किया है और करीब करीब 30 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर आवश्यक होगा इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए। और उसी की डिटेल, उसका ब्यौरा हमने कल साझा किया अपने जो MD ABBNL हैं और चीफ इंजीनियर साहब हैं उनके साथ। और आने वाले एक साल में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग इंकर करेंगे और एक बार जब ये हो जाएगा तो उससे हमारा बुनियादी ढांचा इतना मजबूत हो जाएगा कि आने वाले एटलीस्ट 3 से 5 साल बिजली व्यवस्था अजमेर शहर में सुचारू हो जाएगी और निर्बाध रूप से बिजली वितरण का कार्य जारी रखने में हमें कामयाबी मिलेगी। सर, सालों से चाहे टाटा के पास रहा हो, हालात आज भी नहीं बदले हैं। घोषित जो आपकी बिजली कटौती होती है वो तो होती है, लेकिन इसके अलावा शहर के अधिकतर क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती जो होती है उससे पब्लिक परेशान है। देखिए, बिजली कटौती एक अलग टर्म है, उसको इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे राजस्थान राज्य जो है वो अपनी बिजली आपूर्ति के लिए जो जनरेटिंग कंपनीज हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म PPA कहते हैं, हम उसे पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं और अपनी बिजली की आवश्यकता के अनुरूप वो बिजली की व्यवस्था करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि जब गर्मी के मौसम में विशेषकर जबकि मांग जो है वो की गई व्यवस्था से भी बढ़ जाती है, तो अब उस गैप को मीट करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है किसी भी राज्य के। सभी राज्यों में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि राजस्थान में हो रहा है, सभी राज्यों में ऐसा होता है कि जो गैप है डिमांड और सप्लाई का उसको मीट करने के लिए उस गैप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, डिस्ट्रिक्ट में, इवन कंज्यूमर्स में। तो सबसे पहले प्रयास ये रहता है कि जो बड़े कंज्यूमर्स हैं जो बिजली अधिक खर्च करते हैं उनको पहले उसमें योगदान देना चाहिए। और इसीलिए जो एक शेड्यूल आता है सरकार की तरफ से, एक शेड्यूल आता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक सप्लाई नहीं रहेगी, तो उससे जो बचत होती है बिजली की, उससे वो कमी जो गैप है वो मीट होता है। एक तो ये हो गया जो शेड्यूल्ड पावर कट देना चाहिए। एक शेड्यूल्ड आउटेज हमें लेने पड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ रिपेयर वर्क होना है तो उसको करने के लिए हम लोग 48 आवर्स पहले आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जनता को सूचित करते हैं, हमारा शेड्यूल आता है और आप लोग उसको प्रसारित करते हैं ताकि जनता को पहले से पता हो कि कौन से इलाके में कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी तारीख को बिजली की उपलब्धता बाधित रहेगी। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि कई बार कुछ फॉल्ट्स हो जाते हैं जो कि नॉर्मली एक्सेसिव डिमांड की वजह से होते हैं कि सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा आता है और कोई ना कोई इक्विपमेंट, कोई केबल फॉल्टी हो जाती है। ऐसे फॉल्ट्स को मीट करने के लिए इमरजेंसी शटडाउन्स की आवश्यकता होती है और उन इमरजेंसी शटडाउन्स को फोरकास्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वो तो अचानक एक इमरजेंसी क्रिएट हुई। और इन इमरजेंसी शटडाउन्स को लेकर के हम सिस्टम को दोबारा से व्यवस्थित करके भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के तत्वावधान में 7 से 16 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ जी का महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
महोत्सव के तहत रथ यात्रा निकालने सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन धार्मिक आयोजनों में अग्रवाल समाज शहरवासी धार्मिक लाभ उठाएंगे। भजन संध्या सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम गंज स्थित जनकपुरी में आयोजित किए जाएंगे। आज इसी संदर्भ में महोत्सव समिति द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के तत्वावधान में 7 से 16 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ जी का महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव के तहत रथ यात्रा निकालने सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होंगे। इन धार्मिक आयोजनों में अग्रवाल समाज सहित शहरवासी धार्मिक लाभ उठाएंगे। भजन संध्या सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम गंज स्थित जनकपुरी में आयोजित किए जाएंगे। आज इसी संदर्भ में गंज जनकपुरी में श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी गंज के तत्वावधान में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 7 जुलाई से 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम रहेगा। कल शाम 5:30 बजे भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ मंदिर ऋषि घाटी से रवाना होगी। वहाँ से मुख्य मार्ग होते हुए आगरा गेट, नया बाजार, चौपड़, गोलप्याऊ, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट होते हुए अपने जनकपुरी 8 दिन के लिए विश्राम के लिए 8 दिन जनकपुरी रहेगी। 8 दिन जनकपुरी में रोज नित्य भगवान श्री के नए नए श्रृंगार होंगे। भगवान श्री के भजन की प्रस्तुति देने के लिए बाहर से आए कलाकार, रोज नए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 8 तारीख को भगवान जगन्नाथ के इस कार्यक्रम पर आगाज हो जाएगा। 8 तारीख को भगवान श्री का 7:15 बजे भव्य आरती होगी। उसके बाद में भजन संध्या शुरू होगी और एक अटका प्रसादी जो कि एक भगवान जगन्नाथ के ही बनती है, जो कि चावल केवल दूध में ही पकाए जाते हैं। इसमें दूध, केसर, घी, पंचमेवा के अलावा कुछ नहीं डलता है और ये प्रसाद पाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये अटका प्रसादी 8 तारीख से शुरू होगी। 14 तारीख को अन्नकूट प्रसादी है, जो कि भगवान के लगभग 2000 किलो सब्जियां और करीबन 300-400 किलो चावल से बनेगी। 8 तारीख को दही प्रसादी का भी कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भगवान को दही के प्रसाद और मीठे चावल ये दोनों का भोग लगेगा। 9 तारीख 10 तारीख ये नियमित नए नए कलाकार जो कि यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे। 14 तारीख को अपने निकुंज कामरा दिल्ली से बता रही है। 13 तारीख जो है वृंदावन से बता रहे हैं और 15 तारीख को फाग उत्सव जो स्वरूपीय लगता है यहाँ का, वो 15 तारीख को रंगीला फाग उत्सव मनाया जाएगा, जो विमल गर्ग और उनकी सहयोगी पार्टी और दिल्ली से आए बंटी एंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देंगे इसमें। और 16 तारीख को भव्य यात्रा वापस जनकपुरी से मुख्य मार्ग से होती हुई जगदीशपुरी जगन्नाथ मंदिर विराजित होगी। ये उत्सव जो है राजस्थान में उदयपुर के बाद अजमेर का बहुत बड़ा उत्सव है। इस पूरे संभाग में अजमेर का ये सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे बड़ा काम है। इसलिए इस यात्रा में सभी भक्त अपने आप में गौरवान्वित होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हुए, रथ इतने लोग खींचते हैं, झाड़ू भगवान के रास्ते मार्ग पे झाड़ू लगाना, पानी से छिड़काव देना, भक्तों का बहुत आस्था है। पूरी के तर्ज पर उसी रूप में ये रथ यात्रा निकाली जाती है और भूज आषाढ़ सुदी दूज और 10वें को ये समापन होता है। इस मेले में अधिक से अधिक भक्त पधारते हैं और मेरा ये निवेदन है कि आप के चैनल के माध्यम से अधिक भक्त लोग यहाँ पधारें और इस धर्म लाभ ले और इस आनंद उठाएं। मैं अध्यक्ष संजय कंदोई एवं मेला संयोजक। देखो, इस आयोजन की कई विशेषता है। रथ यात्रा में जगन्नाथ रथ महोत्सव जो हमारा है साहब, ये 10 दिवसीय आयोजन है। पहले दिन हमारे यहाँ 7 तारीख को एक विशाल रथ यात्रा भगवान जगदीश के मंदिर से प्रारंभ हुई थी, जो शहर के प्रमुख मार्ग होती हुई और जनकपुरी ठाकुर जी दूज को अपने मौसी के यहाँ पर जाते हैं और 10वीं को वापस विश्राम पधारते हैं। हमारी रथ यात्रा के अंदर इस बार हमने जो विशेष
हमारी जो पालकी है ठाकुर जी की वो लोग बाग उठाते हैं। इस बार हम लोगों ने रथ लिया है और वो पालकी ठाकुर जी रथ में विराजमान होंगे और नया बाजार चौपड़ पर करीबन 7:15 बजे एक महाआरती का दृश्य, अलौकिक दृश्य है, वो वहाँ देखने को मिलेगा कि हमारे जो पुजारी जी हैं 4 भुजानाथ मंदिर के, वो आरती करते हैं और सामने जगन्नाथ भगवान और ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। हमारी यात्रा का जो मार्ग है वह भगवान जगदीश जी से प्रारंभ होकर आगरा गेट, नया बाजार चौपड़, वहाँ से चूड़ी बाजार, मदार गेट, नला बाजार होते हुए धान मंडी और धान मंडी से जनकपुरी हम लोग पहुँचेंगे। 8 तारीख को प्रतिदिन 8 से 15 तक प्रतिदिन शायद 6 से 7 बजे तक पंडित हरिशंजी व्यास द्वारा जगन्नाथ जी की कथा का यहाँ वाचन होगा। इसके पश्चात 7:15 बजे हम लोग हमारे जो भी अटका प्रसाद वितरण वाले हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अतिथि हैं, वो सब जो भी आएंगे उनके कर्तव्यों द्वारा हम लोग यहाँ पर एक विशाल आरती करेंगे और उसके पश्चात हमारा प्रतिदिन का जो प्रोग्राम है वह यहाँ पर प्रतिदिन होगा। 8 तारीख को विशाल संध्या का हमने आयोजन रखा गया है। 9 तारीख को एक यहाँ संगीत में भजन सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हम लोगों ने रखा। 10 तारीख को एक शाम 4 भुजा के नाम यहाँ पर भजन संध्या होगी। 11 तारीख को एक शाम भजन रस के नाम, 12 तारीख को एक शाम खाटू के नाम, 13 तारीख को एक शाम राधा रानी के नाम, 14 तारीख को एक शाम बाके बिहारी के नाम और 15 तारीख को हम लोग यहाँ पर एक रंगीला फाग उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। जो हमारे देश के ख्याति प्राप्त कलाकार अजमेर के तो हमारे भाई बिमल जी है ही है, इसके साथ साथ में निकुंज कामरा है, हेमलता जी है और ओम जी है। कई जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं हमारे भजनों की यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। 15 तारीख को हमारा जो फाग महोत्सव रहेगा उसमें हमारे दिल्ली के कलाकार और वृंदावन के कलाकार बंटी एंड जो पार्टी है वह अपने यहाँ पर प्रस्तुति लाइव जाके यहाँ प्रदर्शित करेगी। 16 तारीख को दशमी को ठाकुर जी वापस अपने निजाम पधारेंगे। इसी मार्ग से यात्रा से होते हुए वापस निजाम पधारेंगे। हमने इस बार विशेष जो हमारा भगवान का श्रृंगार होता है, प्रतिदिन जो फूलों का श्रृंगार होता है वो श्रृंगार तो होगा, इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ करीबन एक 600 से 700 स्क्वायर फुट की एक विशाल मैपिंग एलईडी जो बैक साइड में दी है, उस एलईडी के अंदर हम लोग यहाँ लाइव का प्रोग्राम भी दिखाएंगे। उसमें हम लोग एक दिन पहले का आयोजन है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। उस एलईडी में हम लोग बाके बिहारी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश भगवान, सावरिया सेठ, जगन्नाथपुरी, बाबा श्याम, विराज जी, वो प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पर उसमें लाइव देंगे, क्योंकि प्रोग्राम विशाल रूप ले चुका है। और इस प्रोग्राम की विशेषता ये है कि अजमेर ही नहीं वरन किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, मेड़ता, नागौर, कुचामन, यहाँ तक कि भक्त लोग केवल मात्र रथ को हाथ लगाने के लिए, रथ को खींचने के लिए यहाँ से आते हैं। और इस आयोजन की बड़ी विशेषता है कि अटका प्रसाद होता है जो प्रतिदिन यहाँ वितरण होगा। अटका प्रसाद, कभी खिचड़ी बनेगी अटका प्रसाद के साथ में, कभी कदम भोग बनेगा, प्रतिदिन यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है। हमारा प्रतिदिन का जो प्रोग्राम होगा वो 6 से 7 बजे तो हम कथा करेंगे, उसके बाद में 7:15 बजे एक महाआरती होगी, उसके पश्चात हमारी जो भजन संध्या जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हम लोग करेंगे। और रात्रि 11 बजे पश्चात 11 बजे बाद में हम लोग यहाँ शयन आरती होती है, हमारी सामूहिक आरती, वो आरती करके प्रसाद। मुहर्रम और मिनी उर्स को लेकर आज नगर निगम द्वारा दरगाह बाजार और अंदरकोट क्षेत्र के दुकानों के बारे में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम टीम द्वारा दुकान के बाहर रखे गए सामानों को जब्त किया गया, साथ ही अनेक दुकानदारों को सामान हटाने के लिए समझाइश भी की। मुहर्रम और मिनी उर्स को लेकर आज नगर निगम द्वारा दरगाह बाजार और अंदरकोट तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम टीम द्वारा दुकान के बाहर रखे हुए सामान को जब्त कर लिया गया। नगर निगम द्वारा मुहर्रम के अवसर पर जायरीनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सड़कों पर रखे सामानों को जब्त किया जा रहा है। कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से भी सामान हटा लिए गए। देखिए, आज आगामी उर्स और मुहर्रम को देखते हुए नगर निगम प्रशासन और थाना दरगाह के द्वारा और ट्रैफिक के द्वारा संयुक्त कार्रवाई हमने की है। इसमें दरगाह इलाके के अंदर जो भी अतिक्रमण है, दुकानदारों ने जिन्होंने 5-5, 10-10 फुट आगे अपने तरपाल लगा रखे हैं और सामान जो रोड पर रख रखा है, उन सब की हमने जब्ती की है, तरपालों को हटवाया है। और सभी जितने भी दुकानदार हैं उनको ये चेतावनी भी दी है कि आगामी उर्स और मुहर्रम को देखते हुए आप अपने सामानों को शटर के अंदर रखें। कोई भी यदि इसी तरीके का सामान बाहर रोड पर पाया गया तो उसकी जब्ती की जाएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की हिदायत दी गई है इन लोगों को? क्या है? देखिए, हमने बताया कि रोड के आगे जो 5 फुट का अतिक्रमण कर रखा है, 5-5, 7-7 फुट दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, उनको हमने इस बारे में समझाइश की है, चेतावनी दी है कि आप रोड के ऊपर सामान बिखेर कर ना रखें। जहां आपकी शटर की सीमा है
वहीं अंदर अपना सामान रखें। यदि इसके बावजूद भी यदि कोई दुकानदार नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सर, अन्य दिनों भी नगर निगम की ऐसी कार्रवाई जारी रहती है? ये लगातार जारी रहती है। नगर निगम की कार्रवाई अन्य इलाकों में भी, शहर के में भी कार्रवाई लगातार जारी रहती है और यहाँ भी जारी रहेगी। आदर्श सिंधी पंचायत आदर्श नगर और प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर द्वारा 16 जुलाई 2024 मंगलवार से पूज्य झूलेलाल चालीहो महोत्सव शुभारंभ के लिए पंचायत के सभी पदाधिकारी मातृशक्ति द्वारा शुक्रवार को प्रेम प्रकाश आश्रम के मुख्य ट्रस्टी दादा नारायण दास और पंचायत के अध्यक्ष गुरबख्श मीरानी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आदर्श सिंधी पंचायत आदर्श नगर और प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर द्वारा 16 जुलाई 2024 मंगलवार से पूज्य झूलेलाल चालीहो महोत्सव शुभारंभ के लिए पंचायत के सभी पदाधिकारियों और मातृशक्ति द्वारा 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को प्रेम प्रकाश आश्रम के मुख्य ट्रस्टी दादा नारायण दास और पंचायत के अध्यक्ष श्री गुरबख्श मीरानी ने अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि 16 जुलाई 2024 से लगातार 40 दिन तक 25 अगस्त 2024 तक चालीहो महोत्सव का बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मीटिंग में प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर के मुख्य ट्रस्टी दादा नारायण दास, पंचायत के अध्यक्ष श्री गुरबख्श मीरानी, श्री लाल नाथानी, श्री महेश इसरानी, श्री नंद किशोर बबानी, महेश चोटरानी, ईश्वर टहलियानी, श्रीमती कमला टहलियानी, रमा भवानी, लता गंगनानी, वंदना साधवानी, सुमन भवानी, निर्मला इसरानी, हेमलता नाथानी, सोना साजवानी, गिरीश बशानी, विनीत गगनानी, हर्ष बशानी, महेश साजवानी, इन सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। महासचिव लाल भाई नाधानी ने बताया कि एक महीने बाद 18 अगस्त 2024 रविवार को बहराणा साहिब और पूज्य झूलेलाल साहिब की महाआरती का आयोजन किया जाएगा। सचिव महेश इसरानी ने बताया 18 अगस्त 2024 को ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा तथा 25 अगस्त 2024 को अनासागर जेटी पर पूज्य अमरलाल जोत की विसर्जन किया जाएगा। आदर्श सिंधी पंचायत आदर्श नगर अजमेर की आज एक मीटिंग का आयोजन प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में रखा गया। मीटिंग का कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चालीहो उत्सव, हमारे झूलेलाल जी का जो चालीहो उत्सव 16 जुलाई मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है और 25 अगस्त को उसका समापन होगा। इस संदर्भ में विचार विमर्श करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में रखा गया, जिसके अंतर्गत पंचायत की महिला शक्ति मातृशक्ति ने विशेष रूप से भाग लिया और अपने विचार प्रकट किए और सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे और ये निश्चय किया गया कि 16 जुलाई से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से यह कार्यक्रम 40 दिन मनाया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में जो सदस्य है हमारे जो परिवार के पंचायत परिवार के और प्रेम प्रकाश आश्रम मंदिर के इसमें सदस्य भाग लेंगे। सतनाम साखी जय। अजमेर लोक जनशक्ति पार्टी अजमेर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 87वीं जयंती का आयोजन धानका समाज शिव मंदिर अजमेर के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता वरिष्ठ नेमीचंद मट्टू की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर रामविलास पासवान के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए दलित उत्थान कार्यों की सराहना की गई। अजमेर लोक जनशक्ति पार्टी अजमेर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 87वीं जयंती का आयोजन धानका समाज शिव मंदिर अजमेर के प्रांगण में लोजपा के नेता वरिष्ठ नेमीचंद मट्टू के अध्यक्षता से मनाई गई। इस अवसर पर श्री रामविलास पासवान जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके श्री पासवान जी के द्वारा किए गए दलित उत्थान के क्षेत्र में किया गया कार्य सराहना की गई तथा उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर दलित सेना अजमेर जिला अध्यक्ष श्री विजय निर्वाण जी के उत्कृष्ट कार्य के लिए भी उन्हें शॉल, साफा, माला तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोजपा के श्री दिलीप खान चीता, महेश गुंजन, आकाश वर्मा, मानसिंह किरण, ललित राजेश पवार जी, अमर सिंह निर्वाण, मुन्ना लाल बेरवा, हर्ष निर्वाण, टीका मुबाना, महेश गुंजल आदि के सहित लोजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच का संचालन दिलीप खान चीता ने किया। इस आयोजन में हमारे वीरो भाई दिल्ली निर्माण जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर दिलीप खान चीता जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता और मेरे साथियों, नौजवान बच्चों, आज हम
एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिनका नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम जी के बाद अगर कोई ऐसी शख्सियत है कि हम जिनका अगर जन्मदिन या जयंती उनका मनाएं तो वो है सम्मानीय रामदास पासवान। साथियों, श्री पासवान जी ने का जीवन, उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़ी जिले में हुआ और ये स्नातक है, स्नातक उन्होंने किया। उसके बाद ये जब कॉलेज टाइम से गए तब से ये पॉलिटिक्स के अंदर आ गए और इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 6 बार चुनाव लड़ा, इसमें 2 बार ये जीत नहीं सके, एक बार हो गया और एक बार हार गए। और भारत सरकार के ये सबसे बड़े भाग्यशाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पासवान जी जो भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले ये पहले शख्स है जिन्होंने भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करा। 15 मंत्रालयों में इन्होंने कार्य किया, जिसमें कई मंत्रालयों काम करने का हमारे साथियों को सौभाग्य है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब भी उनको मंत्रालय मिला उन्होंने कभी हमारे वर्ग के लोगों को कभी भी उनके अधिकारों के लिए, उनके संघर्ष के लिए कभी पीछे नहीं हटे और जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में रहे, जिस भी विभाग के मंत्री रहे, उसके अंदर हम लोगों को, सभी लोगों को सहभागिता मिली है। साथियों, आज ऐसे महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ और मैं एक अपनी तरफ से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसी कड़ी के अंदर जो हमारे भाई विजय निर्वाण जी जो लगभग 25 सालों से मेरे साथ हैं, अब तो जवान थे अब तो तो ये जवान से 25 साल से ये मेरे साथ है। और एक बात और मैं इनके विषय बताना चाहता हूँ कि आज जयंती का पर्व है, अपने लोगों के लिए बताना ही बहुत ज़रूरी है। तो ये इतने बड़ा उमदा कलाकार है कि जिन्होंने मतलब अपनी आर्ट कला के हिसाब से इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के, भारत के राष्ट्रपति के चित्र बनाकर उन्होंने अपने कैनवास पर उस चित्र को उन्होंने उतारा। ये इनकी उपलब्धि के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इन सब इनका तारीफ का स्वागत करें। ये बहुत बड़ी और उसके साथ साथ ये ऊपर से नहीं नीचे तक भी उसमें मैं भी शामिल हूँ। इन्होंने मेरा अपनी पति का चित्र बनाया, मैं इसलिए मानसून को देखते हुए प्रशासन द्वारा अनासागर झील के भराव क्षमता को कम करने के लिए अनासागर एस्केप चैनल खोले गए थे। इसके कारण पानी खानपुरा के तालाब में पहुंचा। खानपुरा क्षेत्र में किसानों द्वारा खेतों में फसलें बोई गई थी, लेकिन पानी के कारण सारी फसलें खराब हो रही हैं। आज इसी संदर्भ में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली ने मौके की स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उपस्थित किसानों ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की भी मांग की। अनासागर एस्केप चैनल द्वारा छोड़े जा रहे पानी से खानपुरा के किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर द्रौपदी कोहली ने किसानों की मांग पर मौका स्थिति का जायजा लिया। खानपुरा के किसानों ने बताया कि हर साल अनासागर एस्केप चैनल द्वारा छोड़े जाने वाले पानी से उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिससे उन्हें हर वर्ष भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से मांग की है कि उन्हें जिला प्रशासन से मुआवजा दिलवाया जाए और इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए, ताकि किसानों को होने वाली प्रतिवर्ष आर्थिक हानि से बचाया जा सके। इस अवसर पर विजय सिंह गहलोत, हरिप्रसाद जाटव, सुहास सिंह रावत, विजय सिंह रावत, मोहन सिंह रावत, गोपाल रामकरण इत्यादि किसान मौजूद रहे। कुछ दिनों से किसानों का मेरे पास वो संदेश आ रहा था कि हमारे के जो अनासागर का पानी खोल दिया उसकी वजह से हमारी पूरी फसल नष्ट होगी। एक बार मैडम आप आके देखो। तो मैंने आके खुद देखा मौके पे, तो इनकी इतनी हरी भरी फसल थी जो ये रोज़ के 9-10 हज़ार रुपये कमाते थे बेचारे। इन्होंने सरकार से लोन भी ले रखा है, लेकिन इनको कहा कि हम केवल 2 इंच या 3 इंच पानी छोड़ेंगे, आपकी फसल में पानी नहीं आएगा, मोरी में पानी चला जाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अनासागर से 6 से 7 इंच पानी छोड़कर इनकी पूरी फसल को चौपट कर दिया। और मैं ये लोगों ने सबने, मैंने खुद ने मौके पे देखा और मौके पे देख के इनकी ये हालत हो रखी है गरीबों की। मतलब गरीब क्या करे। तो मैं सरकार से, प्रशासन से यही मांग करूँगी कि इनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा जो ये मोरी है जो पानी जाता है उसको 5 फीट की जगह 10 फीट की कर दे, जिससे कि वो पानी सीधा चला जाए
और इनके खेतों को भी बचाया जा सकता है और वो पानी भी चला जाएगा, आना सागर की भी हो जाएगी और इनकी खुद की डिमांड है। और अभी मैंने खुद ने देखा जो आना सागर में जलकुंभी थी जो सरकार ने नगर निगम में 10 करोड़ रुपए खर्च करे उसके ऊपर 6 से 10 करोड़ रुपए बता रहे हैं खुद नगर निगम वाले कि हमने इतने करोड़ रुपए खर्च करे, लेकिन वो आना सागर की जलकुंभी अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी जलकुंभी आ गई, इन बेचारे किसानों के कौन इतने करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो सरकार और प्रशासन से मांग है कि वो जलकुंभी का भी निस्तारण करे और इनकी ये मोरी को चौड़ी करे। 8 दिन हो गए, 8 या 9 दिन, रोज की 7,000 की मेरी इनकम थी, तो वो KCC कौन भरेगा? और ये बैंक वाले नहीं दे रहे हैं, हाँ। बोल रहे हैं नहीं देंगे बस। आज कौन आए हैं आपके पास? आप मैडम आई है हमारे पास, कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के तो आते नहीं है क्योंकि उनके हाथ के इतने दिन तो इनसे वो झूठ यही बोलते थे, रिक्वेस्ट है हमारा कि इस मोरी को चोरी करवा दी जाए, यही समस्या है किसानों की मेन। हाँ जी, हमारे क्या है कि ये कांग्रेस के नेता हैं क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने हमारे साथ धोखा कर दिया। मेरे पिताजी ने अनीता बघेल जी को 4 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं नहीं खोलने दूंगी, 3 इंच से ज़्यादा नहीं खोलने दूंगी, और 3 इंच के चक्कर में बाद के अंदर इन्होंने 6-7 इंच खोल दिया और हमारी फसल बर्बाद हो गई, ये वापस खाली भी हो गई। तो ये हमारे नेताजी आए हैं तो हम इनको विश्वास करेंगे क्योंकि वो जो मंत्री है ना सुरेश सिंह रावत, उसने और अनीता बघेल ने हमारे साथ धोखा किया है। अच्छा, हाँ, सब लोगों को बोला कि भाई नहीं, हम क्या मांग करी आज आपने मैडम से? हम मैडम को यही कह रहे हैं, हमारा नुकसान कर दिया ये आना सागर का पानी इतना, मतलब वो है, वो जलकुंभी आ गई उधर खेतों के अंदर, जलकुंभी आ गई है और ये बहुत भारी नुकसान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे भी इजाजत, देखते हैं स्वामी।